हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है मुफ्त की दौलत। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए और अच्छे अच्छे कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सुधीर को नौकरी की तलाश में भटकते हुए आज पूरा 1 महीना हो गया था। जहां भी वो नौकरी के लिए जाता था उसे नो वैकेंसी का बोर्ड नज़र आता था। फिर उससे पिछले एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता। पिछला एक्सपीरियंस उसके पास था नहीं, क्योंकि 1.5 माह पूर्व ही उसे एजुकेशन की थी। तब उसके पिता जिंदा थे, किंतु किस्मत के मारा जिस दिन वो अपनी एजुकेशन की फर्स्ट क्लास डिग्री लेकर घर पहुंचा, उसे अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर मिली। एक्सीडेंट के बाद सुधीर के पिता गिरधारी लाल को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचा दिया गया था, किंतु उनकी जान बच ना सकी। सॉरी मिस्टर सुधीर, योर फादर इज़ नो मोर। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं। सुधीर के पिता एक प्राइवेट फर्म में साधारण मुनीम थे। उनकी मौत से उसके परिवार की आमदनी का जरिया ही खत्म हो गया। अपनी बूढ़ी माँ व 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी सुधीर पर आ पड़ी। माँ द्वारा पैसा करके जोड़ी गई रकम 15-20 दिनों में ही खत्म हो गई। माँ के जेवर भी एक एक करके बिकने लगे। अब यह कंगन ही रह गया है। बेटा, सोचा था सुधा की शादी में काम आएंगे, पर अब तो इन्हें भी बेचना पड़ेगा, तभी घर चलेगा। हाँ, यह कंगन भी बेचने पड़ेंगे, मगर इन्हें बेचकर भी कितने दिन तक घर चलेगा। कंगन बेचने से कुछ दिन के लिए घर खर्च की चिंता से सुधीर मुक्ति मिल गई, मगर कब तक के लिए। अब तो उसे जल्दी से जल्दी एक नौकरी की ज़रूरत थी, मगर आज भी सुबह से शाम तक पैर घिसते रहने से कोई नौकरी नहीं मिली। वह हारा थका घर लौट रहा था कि अरे सुधीर, क्या हाल है भाई? अरे दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फलों की रेडी लगा रखी है यार। मगर तुमने तो एक एमकॉम किया हुआ है। तुम यह धंधा कोई बुरा नहीं होता सुधीर। क्या बुराई है इस धंधे में? अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो यार। इतना पढ़ लिख कर भी अगर यही धंधा करना था तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी पढ़ाई लिखाई का? यानी तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब यह है कि नौकरी, पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए ज़रूरी समझते हो तुम? मगर मेरे दोस्त, आज हमारे देश में बेरोजगारी और भुखमरी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही अधिक है। क्या मतलब? मेरी बातें सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को इतनी ही संतानों को जन्म देना चाहिए जिन्हें वो पढ़ा लिखा कर योग्य बना सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आज के युग में हर एक दंपति की 1 या अधिक 2 ही संतान हो, और उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि बड़े होकर वो नौकरी की तलाश में ना भटके, बल्कि नौकरी ना मिलने की सूरत में कोई भी अपना रोजगार कर सके। किंतु अपना रोजगार करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई। हाँ, पर मेरे विचार से यह भी माँ बाप का फर्ज है कि वह अपने जीवन काल में इतना बचत करे कि बच्चे जब बड़े हो जाएं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने योग्य पूंजी उन्हें दे सके। यह सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है दीपक, बचत करना कितना मुश्किल काम है इस युग में, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते सुधीर, क्योंकि तुम्हें इस समय नौकरी के अलावा कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। और भाई मेरे, सरकार सारे देश को नौकरी नहीं दे सकती। अपने लिए रोजगार हमें स्वयं तलाश करना होगा, और पक्का इरादा और दृढ़ निश्चय से कोई काम असंभव नहीं है। ना ही बचत करना असंभव है, ना ही अपना रोजगार करके 4 पैसे कमाना मुश्किल है। केले क्या भाव दिए भाई? 6 रुपये दर्जन। और यह कश्मीरी सेव है 12 रुपये किलो। अचानक एक ग्राहक के आ जाने से सुधीर व दीपक की वार्ता का क्रम टूट गया। दीपक सुधीर के ही कॉलेज में उससे सीनियर था और उसी के मोहल्ले में रहता था। सुधीर दीपक से विदा ले आगे बढ़ गया। तभी अरे सुधीर, क्या कर रहे हो आजकल? मनीष भैया, आप कब लौटे ट्रेनिंग से कब लौटा? अरे बुद्धू, अब तो मैं तुम्हारे इलाके का इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, तो आजकल क्या चल रहा है? रिवॉल्वर हाथ में है,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक समझे हो सुधीर, मैं एक बैंक लुटेरे का पीछा कर रहा था। उसे मेरी गोली भी लगी है, पर ना जाने कहाँ गायब हो गया वो। ओह, ओके, आप जाइए, तलाश कीजिए इस बैंक डकैत को, मैं घर चलूँ। इंस्पेक्टर मनीष से इजाज़त ले सुधीर अपने घर की ओर बढ़ा। अचानक बीच रास्ते में किसी के करहाने की आवाज़ है। लगता है इन खंडहरों में कोई जख्मी है, मगर कौन? कहीं वही बैंक डकैत तो नहीं जिसका जिक्र मनीष भैया कर रहे थे? एक तो शाम का समय, चारों तरफ गहरा अंधेरा, दूसरे वहाँ की स्ट्रीट लाइट की ट्यूबलाइट बंद हो गई थी। फिर भी अंधेरे की परवाह न कर सुधीर खंडहर में दाखिल हुआ। आवाज़ तो उस तरफ से आ रही है। शायद इस गैलरी के आखिरी छोर पर स्थित कमरे में है कोई, शायद घायल अवस्था में। फिर जब सुधीर गैलरी के आखिरी कमरे में पहुंचा तो हे भगवान, अब मैं नहीं बचूंगा। सुधीर कमरे में मौजूद घायल के निकट पहुंचा। नाम क्या है तुम्हारा? राजन। तुम्हें गोली लगी है? हाँ। किसने गोली मारी? पुलिस ने? नहीं, मेरे अपने ही साथियों ने। वह यह ब्रीफकेस छीनने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे, मगर मैं उन्हें चकमा देकर यहाँ तक आ पहुँचा। परंतु अब मैं बचूंगा नहीं। तुम मेरा एक काम कर दोगे दोस्त? ना जाने क्यों तुम पर भरोसा हो रहा है मुझे कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। परसों मेरी बहन की शादी है। तुम यह ब्रीफकेस मेरे घर मेरी माँ तक पहुँचा दोगे ना? मेरे पास पता है। क्या करूं? इसकी मौत की खबर मैं पुलिस को दूं? नहीं, ऐसा करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कहीं मैं सवय किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। ब्रीफकेस लिए सुधीर खंडहर से बाहर निकला। पहले मैं अपने घर ही चलता हूं। यह व्यक्ति राजन बैंक लुटेरा था। इस ब्रीफकेस में क्या है? कहीं वही लूट की दौलत तो नहीं जिसका जिक्र मनीष भैया ने किया था? सुधीर घर पहुंचा तो कोई नौकरी मिली बेटा? नहीं माँ, किंतु भगवान ने चाहा तो अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? खटाक। बाप रे, इतना पैसा! हे भगवान, यह नोट कहाँ से मिल गए भैया? यह मुफ्त की दौलत कहाँ से मार ली सुधीर? यह दौलत पुलिस को सौंप दे सुधीर, इसे अपने पास ना रख। कैसी बातें करती हो माँ? जानती हो यह कई लाख रुपए है, तभी और हम इन्हें ही लेने आए हैं। लल्ला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कौन है हम? तो सुनो, हम हैं माइकल। और क्या चाहते हैं? तो सुनो, यह ब्रीफकेस जिसमें 10 लाख के नोट भरे हैं। यह रुपए तो मैं अब किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। किंतु यह रुपए तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे भी तो नहीं हैं, इसीलिए इन्हें हमें दे दो। हम इसे हासिल करने के लिए बहुत देर से राजन के पीछे पड़े हुए थे। हमने उसे गोली भी मार दी, परंतु फिर ना जाने वह कहाँ गायब हो गया। बाद में तुम्हें ब्रीफकेस लिए खंडहर से निकलते देखा तो सब समझ गया और तुम्हारे पीछे लग गया। लाओ, अब यह ब्रीफकेस मुझे दे दो। लो, तड़ाक। ओह! माइकल हड़बड़ा गया। उसने गोली चलाना चाहा, किंतु ठाक सुधीर का दायां पैर माइकल के रिवॉल्वर वाले हाथ से टकराया और फिर ब्रीफकेस उठाकर सुधीर ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और फिर अंधेरे में एक और जोर से भागता चला गया। किंतु दौड़कर अभी वह ज़्यादा दूर पहुंचा ना पाया था कि यह गोलियां की आवाज़ कैसी और चीखें, धाएं धाएं धाएं, आई आए, मार दिया। गोली की आवाज़ सुन सुधीर का दिल धड़क गया। 3 गोलियां और 3 चीखें थी। मेरे घर में 3 ही प्राणी हैं, सुधा, मधु और माँ। चीख इन्हीं तीनों की प्रतीत हो रही थी। कहीं इनके साथ कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? बेहतर होगा यदि मैं घर जाकर अपनी आंखों से उनकी कुशलता जान लूं। जैसे तैसे छिपता छिपाता सुधीर घर पहुंचा। उसने खिड़की से देखा तो सन्न रह गया। कमरे में सुधा व मधु की लाशें पड़ी थी तथा सुधीर की माँ भी बुरी तरह से लहूलुहान अवस्था में तड़प रही थी। आह आह माँ, यह क्या हो गया? माँ, यह क्या हो गया? ओह! और सुधा, मधु, तुम दोनों खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। बहनों के शव के निकट पहुंचकर सुधीर बिलबिला करके रो दिया। तभी उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजी,
बेटे सुधीर, मैंने तुझे कहा था ना, क्यों मुफ्त की दौलत अपने घर ले आया? आह, तेरा लालच हमें रास नहीं आया। अरे बेटे, यह दौलत तो पुलिस को, यह या तो इसके असली मालिक को पहुंचा देना, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। और फिर सुधीर की बूढ़ी घायल माँ ने आखिरी बार भगवान को याद किया, हे राम, और दम तोड़ दिया। बेचारा सुधीर, उसके परिवार के 3-3 सदस्य उसकी आंखों के सामने मृत पड़े थे, किंतु वह उनके लिए खुलकर रो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास थी यह मुफ्त की दौलत। 10 लाख रुपए में इन्हें पुलिस को सौंप दूं या इसके असली मालिक तक पहुंचा दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। यह 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इससे तो मैं अपनी ज़िंदगी संवार सकता हूँ। नहीं, मैं यह मुफ्त की दौलत किसी को नहीं दूंगा। हे, मैं जानता था कि तू गोलियों की आवाज़ और अपने घर वालों की चीख सुनकर वापस ज़रूर आएगा। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि यह तेरे घर वाले को मरने के बाद भी जीवित रहा देना अपने लिए एक दुश्मन पालना माइकल का वसूल नहीं है। मौत से माने मौत सामने थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी किसी ने तेजी से माइकल को पीछे खींच लिया और फिर एक हाथ आगे बढ़ा, जिसने शीघ्रतापूर्वक घर के द्वार बंद कर दिए। सुधीर तुरंत ही खुली हुई खिड़की की ओर लपका। जिन रुपयों के लिए मेरी माँ और बहनों को मार दिया गया, वह रुपए मैं हत्यारे के पास नहीं रहने दूंगा। उससे पहले कि सुधीर माइकल व उसके दूसरे साथी को तलाश करने के लिए लपकता, उसे कार की आवाज़ सुनाई दी, झरघर। अगले ही पल सुधीर आवाज़ की दिशा में भागा और इसी कार में भाग निकला है माइकल व उसका दोस्त। तभी पीछे से आ रही एक कार पर सुधीर की नज़र पड़ी। उसने कार रोकी। उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो, ध्यान रहे वह आंखों से ओझल न होने पाए। टैक्सी के ड्राइवर ने बड़ी होशियारी से उस कार का पीछा करना शुरू किया। लगभग आधा घंटे बाद, बस यहीं रोकना पड़ेगी कार, मगर पैसे मेरे जेब में एक ढेला भी नहीं है। आगे वाली कार एक शानदार कोठी के कंपाउंड में रुकी। कार की कोठी के कंपाउंड की ओर बढ़ते देख सुधीर ने कार काफ़ी पहले ही रुकवा ली, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अतः उसने एक चाल खेली। यह टैक्सी के ड्राइवर से बोला, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पर साहब, हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। शट अप, यह पुलिस का मामला है, तुम यहीं वेट करो, हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। टैक्सी के ड्राइवर की निगाहों को धोखा दे सुधीर उस कोठी के पिछवाड़े हिस्से में पहुंचा, जहां कार खड़ी थी। इमारत की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर उसने इमारत में प्रवेश किया। गनीमत है कोई कुत्ता नहीं है इसमें इमारत में। धप, कोई चौकीदार या नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बड़ी इमारत में एक व्यक्ति भी नहीं। यह द्वार अंदर से बंद है, धीरे से खोलता हूँ, चर्र। किंतु द्वार खोलकर अंदर घुसते घुसते सुधीर ठिठक कर रुक गया। अंदर कोई है जिसकी सांसों का स्वर करीब से ही उभर रहा है। अगले ही पल सुधीर ने एक लंबी छलांग लगाई और वह कमरे के बीचों बीच था। मुझे मालूम था तू मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा, इसीलिए मैं तुझे भी मार देना चाहता था लल्ला। खैर, अब भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। माइकल ने फायर किया। ढाएं ढाएं सुधीर फर्श पर कलाबाजियाँ खाते हुए बाल बाल बचा। तभी ना जाने किस ओर से एक गोली चली और माइकल की चीख गूंज उठी। ओह धोखा! ढाएं। सुधीर शीघ्रतापूर्वक मुख्य द्वार की ओर लपका, किंतु किसी ने झटके से द्वार बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी थी। धप धप, उफ, यह दरवाज़ा तो आसानी से टूटेगा भी नहीं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।